हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेन थ्योरेटिकली। स्ट्रेन को फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो एक पॉइंट लिख लो, इलास्टिक constants are used to determine strain theoretically। ठीक है, दूसरा है also used to obtain relation between strain and its corresponding स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप भी इससे फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, 4 और हम लोग यहाँ पे अगर निकालते हैं तो इसमें ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो मटेरियल होगा वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक टाइप का मटेरियल होगा। ठीक है, तो फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल देयर आर फोर इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए चार इलास्टिक कांस्टेंट होंगे और उसी के बारे में अपने को पढ़ना है। वो कहलाता है, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया है कि जो मटेरियल रहेगा वो हमारा होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा, तो उस बेस पे हमारे पास 4 इलास्टिक कांस्टेंट आते हैं। और वो क्या क्या है? ई क्या है? ये आपका यंग्स मॉडुलस, देखो ई आएगा, और जी या सी बोल सकते हैं, या फिर एक और आएगा के, और ये आएगा म्यू। ठीक है, 4 इलास्टिक कांस्टेंट है, ई, जी, के और म्यू। तो ई को क्या बोलते हैं हम लोग? ई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब यहाँ जी और सी की बात कर लेते हैं। तो जी क्या कहलाता है? ये जी होता है ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर क्या बोलते हैं, और शियर मॉडुलस। इसी को बोलते हैं हम लोग शियर मॉडुलस। ओके, जी को क्या बोलते हैं? शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। के को बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। ठीक है, और म्यू को बोलते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो ये 4 इलास्टिक कांस्टेंट अपने को पढ़ने हैं आगे। तो ये हो गया ई, जी, के और म्यू। तो इसके नाम जो हैं वो लिख दिया यहाँ पे, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की बात करूं तो फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल देयर आर 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। अगर होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल का बात करूं तो पहले तो ये 4 हैं इलास्टिक कांस्टेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट की बात करूं तो देयर आर 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। वो क्या क्या है? ई और म्यू। ई क्या है? यंग्स मॉडुलस, और म्यू क्या है? पॉइजन्स रेशियो। अब बात कर लेते हैं कि ये हम तो देख लिए कि भाई होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ये होते हैं,
बट होमोजीनियस होता क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, और आइसोट्रॉपिक होता है क्या है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो होमोजीनियस मटेरियल के बारे में पहले देख लेते हैं वो होता क्या है और ऐसा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और इसी के बारे में इलास्टिक कांस्टेंट देखते हैं हम लोग तो क्यों। ठीक है, तो पहला है अपना होमोजीनियस मटेरियल के बारे में। ठीक है, होमोजीनियस मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं, अगर कोई मटेरियल है उसमें अगर उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो किसी गिवन डायरेक्शन में सेम होगी एट ए पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई ये बॉडी है, ये देख लो, ठीक है, ये बॉडी है, अगर इस पे यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें अगर इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में ई है और यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी इसकी ई है और इसी डायरेक्शन में ये ई है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वो होमोजीनियस मटेरियल। ये कैसी मटेरियल है, ये होमोजीनियस। ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही डायरेक्शन पे सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट एग्जिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, व्हेन इट exhibits same elastic property at any point in a given direction, in a given direction। मतलब ये क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, मतलब किसी भी पॉइंट पे भी ले लोगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी गिवन डायरेक्शन पे सेम होगी, तो इट इज, इसलिए दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है होमोजेनियस मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं गेट में, प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानना पड़ेगा कि आपको होमोजेनियस मटेरियल क्या है और आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है। ठीक है, तो होमोजेनियस मटेरियल समझ गए आप लोग, तो ये इस तरीके से आपका होमोजेनियस मटेरियल है। अब आइसोट्रॉपिक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलो आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल में क्या होता है कि किसी गिवन पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सेम कहलाएगी। ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट है, यहाँ पे अगर मान लो एक पॉइंट है तो यहाँ पे इधर भी मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। किस केस में, यहाँ पे किस केस में, जब आइसोट्रॉपिक मटेरियल रहेगा, लेकिन होमोजीनियस में केवल एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ये आपका मटेरियल है, यहाँ पे मान लो A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस तरफ E है और इस तरफ भी E है और इस तरफ भी E है, ठीक है, और यहाँ पे इधर मान लो E1 है और इधर E1 है और इधर E1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर इधर E2 है, इधर E2 है और इधर E2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी है, पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी है, बट हर पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है। तो इस टाइप की मटेरियल क्या कहलाती है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो यहाँ पे लिख लो कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल आर द मटेरियल विच एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, एट ए गिवन पॉइंट, देखो किसी भी पॉइंट पे गिवन है मतलब
एट ए गिवन पॉइंट, मतलब ये दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन में आपका पूरा सेम है, यहाँ पे पॉइंट पे सेम है, ठीक है, लेकिन किसी गिवन डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो गया। अब मान के चलो ये एक मटेरियल है और यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका E1 है, यहाँ पे आपका E है और इधर आपका E है और इधर आपका E1 है और इधर आपका E2 है और इधर आपका E2 है। यहाँ पे आपका E1 है, इस साइड E है और इधर E2 है, ठीक है। ये पॉइंट A, B और C, ये किस टाइप का मटेरियल होगा? देखो यहाँ पे पॉइंट A पे क्या हो रहा है कि ऊपर में E1 है, इस डायरेक्शन में E1 है, तो इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में E1 है, इधर भी E1 है, इधर भी E है, इधर भी E है और इधर भी है, इधर भी E2 है, इधर भी E2 है और इधर भी E2 है। इसका मतलब ये है कि ये सारा जो है वो होमोजीनियस तो है, क्योंकि सारे डायरेक्शन में एट ए हर पॉइंट पे एट ए गिवन डायरेक्शन जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है। बट यहाँ पे एक चीज़ कमी आ रही है, वो ये है कि ये आइसोट्रॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में अलग अलग है, ठीक है। किसी भी गिवन पॉइंट पे हर डायरेक्शन में अलग अलग है, मतलब ये कैसा है, दिस इज होमोजीनियस एंड एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। ये अब बात कर लेते हैं, एक और देख लो मटेरियल, होमोजीनियस एंड एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। अब बात करता हूं कि अगर यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है, ठीक है। तो होमोजीनियस तो ये हो गया, ठीक है। अगर मान लो इधर आपका E1 है और इधर क्या है आपका E है, ठीक है, और इधर E1 है और इधर E1 है, ठीक है। उसी तरीके से इधर E है, इधर E है, इधर E2 है और इधर E2 है और यहाँ भी E2 है। तो कैसा मटेरियल है ये? देखो ये क्या है आपका, कैसा है ये? यहाँ पे ये है आपका होमोजीनियस है क्या? नहीं है, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में E1 है और यहाँ पे E है, दैट मीन्स दिस इज नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। और कैसा है ये? आइसोट्रॉपिक है, क्योंकि हर डायरेक्शन पे सेम है, हर किसी एक पॉइंट पे आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। या फिर इसको आप आइसोट्रॉपिक मटेरियल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर आइसोट्रॉपिक मटेरियल होमोजीनियस हो, ठीक है, बट होमोजीनियस मटेरियल जो है वो आपका आइसोट्रॉपिक हो सकता है। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जिसके लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं इलास्टिक कांस्टेंट। वो कौन सा है? वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ये मटेरियल है, यहाँ पे पॉइंट A मान लो, ये B और ये C, ठीक है। यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान देना है। देखो यहाँ पे E, E, E इस डायरेक्शन में, यहाँ पे भी, इधर भी E, इधर भी E और इधर भी, इधर E, E और इस साइड भी E। मतलब सारा जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है सेम है हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन पे। तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ये कौन सा है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, ठीक है। तो इसी के बारे में अपने को पढ़ना है, और इसी में 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? E, G, म्यू और K, ठीक है। तो इसी के बारे में अपने को देखना है। तो ये क्या है आपका? बोथ होमोजीनियस। तो क्या हो जाएगा? मटेरियल इज सेड टू बी बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक व्हेन इट एग्जिबिट्स
it exhibits same elastic property, it exhibits same elastic properties in any direction and at any point। इसका मतलब दैट इज independent of direction and point। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, और एक और मटेरियल होता है जो क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल में आपका ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, वो मटेरियल क्या कहलाता है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, तो ऑर्थोट्रॉपिक को भी लिख लो। और इस टाइप के मटेरियल क्या है, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या मटेरियल है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल, ये मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जो डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस मतलब आपका परपेंडिकुलर इधर फिर इधर ऐसे करके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी जब होती है तो वो कौन सा मटेरियल है, वो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। इसके एग्जांपल के लिए ले ले तो हमारा कोई भी लेयर मटेरियल होगा, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, वुड हो गया, है ना, ये सारे जो है आपका ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। एग्जांपल के लिए आपका प्लाईवुड, ग्रेफाइट या फिर एनी लेयर मटेरियल, कोई भी लेयर्ड मटेरियल रहेगा वो ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है गेट में भी पूछ चुका है और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछ चुका है कि आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, मटेरियल इधर देख लो, मटेरियल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट। अगर आपका आइसोट्रॉपिक के लिए फिर एन आइसोट्रॉपिक के लिए फिर आपका ऑर्थोट्रॉपिक के लिए कितने होते हैं वो अपने को देखना था। आइसोट्रॉपिक के लिए हमारे पास 2 होते हैं, होमोजीनियस और वो 2, और एन आइसोट्रॉपिक के लिए होते हैं आपका 21, ये याद रख लेना है, और इसके लिए होते हैं 9। ठीक है, तो ये पूछ चुका है कि आपका एनाइसोट्रॉपिक के लिए कितना, आइसोट्रॉपिक के लिए कितना, और ये ऑर्थोट्रॉपिक के लिए कितने इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब अपने को आगे बढ़ इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं। चलो, अब इलास्टिक कांस्टेंट पहला कौन सा है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस जिसको हम लोग बोलते हैं ई। यंग्स मॉडुलस आपका कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी नॉर्मल स्ट्रेन को ये फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकली इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन theoretically। It is used to find the normal longitudinal strain आपका theoretically। ठीक है, अंडर द यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मतलब अंडर द कैसा होना चाहिए, अंडर द यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलो ये बॉडी है, ठीक है,
ये बॉडी है यहाँ पे आपका ऐसा है, फिर ये लोड लगा हुआ है, इसके कारण क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका मान लो LF है और यहाँ पे L0 है जो आपका इनिशियल लेंथ है, और ये P है आपका लोड, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका यूनिएक्सियल है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब आपका x डायरेक्शन में ही जा रहा है। अगर x डायरेक्शन है इधर y है, ठीक है। तो सिग्मा x इज नॉट इक्वल टू 0 बट सिग्मा y और सिग्मा z जो है वो इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो यही होता है कि आपका एक डायरेक्शन में स्ट्रेस की बात करेंगे तो यूनिएक्सियल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे उस कंडीशन में होंगे, फिर क्या होगा कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायग्राम बनेगा वो लगभग यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अगर इधर स्ट्रेस है, ये क्या है, एवरेज स्ट्रेस, जो कि हमको या फिर इंजरिंग स्ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है, इंजरिंग स्ट्रेन लेते हैं। और इधर आपका स्ट्रेन है जो इंजरिंग स्ट्रेन है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से यहाँ से इस तरीके तक जाता है A पॉइंट तक, फिर उसके बाद हल्का सा डेविएट हो जाता है। तो A पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो सिग्मा प्रोपोर्शनल लिमिट, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका प्रोपोर्शनल, A क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। B क्या है आपका इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट इज द लिमिट वेयर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज मैक्सिमम अप टू द प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, आपका प्रोपोर्शनल लिमिट का स्ट्रेस वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका ओबे क्या करेगा, हुक्स लॉ, ठीक है। 0 यहाँ मान लो O है, तो 0 टू A जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्वियस हुक्स लॉ, हुक्स जी ने इसको डिफाइन किया था, हुक्स लॉ, जिससे ये कहना है कि ये जो है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये लीनियरली वैरी करेगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। 0 टू A क्या होगा, ये लीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा और इलास्टिक है, लेकिन B तक जो है ये फॉलो करेगा इलास्टिक लिमिट। मतलब यहाँ पे अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये आपका है इलास्टिक लिमिट तक, मतलब इतना स्ट्रेन तक जा सकता है, फिर बॉडी क्या है रिगेन कर लेगा इसका शेप। तो यहाँ तक क्या होगा, ये EB जो है आपका इलास्टिक लिमिट वाला है, और यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल लिमिट का स्ट्रेन है, ठीक है। तो हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और यहाँ पे आपका इंजरिंग स्ट्रेन ही है, स्ट्रेस ही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट आएगा, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का ये जो है इसका स्लोप कहलाता है वो। तो इसी का स्लोप क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस E, ठीक है। तो इससे क्या होगा, E इक्वल टू स्ट्रेस बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और ये स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस रहेगा, ये प्रोपोर्शनल लिमिट वाला स्ट्रेस रहेगा। ये कौन सा स्ट्रेस रहेगा, ये प्रोपोर्शनल लिमिट वाला, ठीक है। स्ट्रेस अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब ये आपका यहीं तक का फॉलो करेगा ना, ये मैक्सिमम है देखो, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा तो हुक्स लॉ फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है, तब तक का है वो। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको लिख सकते हैं हम लोग, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये होता है आपका यंग्स मॉडुलस। एक्चुअली यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये आपका स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप, कितना ये उठा है ये स्लोप, ठीक है। अब इसका बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, जितना ज़्यादा, अभी दिखा देता हूं आपको, चलो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो फॉर द अगर देखो ये ऐसा है कि अगर स्ट्रेस सेम रहा, ठीक है, स्ट्रेस अगर सेम रहेगा तो क्या होगा,
फॉर द कांस्टेंट स्ट्रेस। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जब प्रिज्मेटिक बार होता था तो हम ये एज्यूम करके चलते थे कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस है। अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेस की बात होगी तो फॉर द कांस्टेंट स्ट्रेस सिग्मा फॉर ए, या तो फॉर ए गिवन स्ट्रेस सिग्मा, फॉर ए गिवन स्ट्रेस सिग्मा क्या हो जाएगा ये आपका E is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/E लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। या फिर आपका ये लॉन्गिट्यूडनल इज 1/E, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर E बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो E आपका कम होगा। जितना ज़्यादा E होगा उतना ये कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस क्या है देख लो। इसका मतलब ये है, आप इसको लिख सकते हैं कि E को अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है इससे, ये जो है आपका स्ट्रेन जो है वो कम होगा, और स्ट्रेन कम होगा मतलब आपका जो डिफॉर्मेशन भी कम होगा। तो इससे क्या समझ में आया, जितना ज़्यादा ही होगा मतलब उतना ज़्यादा बॉडी जो है वो स्टिफ होगा, मतलब उतना ज़्यादा इलोंगेट होने नहीं देगा, ठीक है। जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना बॉडी अपने आप को इलोंगेट नहीं करेगा, दैट मीन्स कि वो स्टिफ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उतना उसका स्ट्रेन कम होगा, दैट मीन्स उसका जो लॉन्गिट्यूडनली जो वो बढ़ रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, वो नहीं होगा, वो कम से कम होगा, ठीक है। और जिसका जितना कम उतना ज़्यादा उसका डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब मान के चलो, जैसे कि मान रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए लूँ तो जो E ऑफ मतलब आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि हम बेसिकली जो स्ट्रक्चरल और कहीं पे भी यूज़ करते हैं, खास करके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वगैरह जहाँ भी यूज़ करते हैं वो माइल्ड स्टील ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक चीज़ यही है कि क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रेंथ है कंप्रेशन और टेंशन में दोनों सेम लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों को ये उतना सह सकता है, तो बेसिक वो चीज़ है पर्पस। और ये जो है इसमें देख लो, इसका जो वैल्यू रहता है लगभग ये कितना रहता है आपका 200 गीगा पास्कल, ठीक है। ये होता है 200 गीगा पास्कल, ठीक है। और कास्ट आयरन का जो रहता है वो माइल्ड स्टील बाय 2 के लगभग रहता है 100 गीगा पास्कल, और इसका रहता है एल्यूमिनियम का, वो इसका बाय 3 रहता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील बाय 3 रहता है, तो इसका कितना हो जाएगा 200/3, ठीक है। तो 200/3 गीगा पास्कल। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा किसका है, माइल्ड स्टील का सबसे ज़्यादा है E, दैट मीन्स कि सेकंड कास्ट आयरन है, फिर इसका एल्यूमिनियम है। इसके हिसाब से ये है कि जब ये इसका ज़्यादा है दैट मीन्स ये सबसे कम इलोंगेट करेगा, तो मतलब स्ट्रेन ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन स्ट्रेन ऑफ कास्ट आयरन इज ग्रेटर देन स्ट्रेन ऑफ आपका माइल्ड स्टील। मतलब सबसे कम जो है आपका माइल्ड स्टील का होगा, और इलोंगेशन भी सबसे कम इसी का होगा। तो मतलब आपका इलोंगेशन के देख तो डेल एल ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन डेल एल ऑफ कास्ट आयरन इज ग्रेटर देन डेल एल ऑफ माइल्ड स्टील। मतलब माइल्ड स्टील का सबसे कम इलोंगेशन होगा, ठीक है, अगर फॉर ए गिवन स्ट्रेस। तो यही यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट था इसका। पूरा हम कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं कि यंग्स मॉडुलस का किस किस तरीके से यहाँ होता है। तो अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस अप टू द विच मटेरियल ऑबेज द हुक्स लॉ जहाँ तक ऑबे कर रहा है वहाँ का मैक्सिमम स्ट्रेस, और ये क्या अप टू द इलास्टिक लिमिट तक का, ठीक है। तो चलो अब आगे, अगर मैं इसका कर्व बना दूं, जैसे कि मैं बोला कि स्लोप है, E इज द स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ हियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो इनका तीनों का स्लोप कैसा आएगा, किसका ज़्यादा और किसका कम आएगा। देखो स्लोप अगर इलास्टिक कर्व बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये किसका ज़्यादा होगा बताओ, किसका, इसका। तो माइल्ड स्टील का स्लोप ज़्यादा होगा क्योंकि इसका ज़्यादा है, तो ये माइल्ड स्टील है, ठीक है। ये वाला का कास्ट आयरन है और ये वाला एल्यूमिनियम है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का है। तो इस तरीके से आपका स्लोप उठेगा इनिशियली। तो जब आप कर्व बनाओगे इलास्टिक कर्व तो इस तरीके से हुक्स लॉ फॉलो करेगा, ये थोड़ा नीचे रहेगा, ठीक है। अगर मैं किसी गिवन स्ट्रेस पे देख रहा हूँ, यहाँ मान लो स्ट्रेस है गिवन, तो इसका यहाँ पे ऐसा गिरा, फिर इसका आगे गया, फिर ये, फिर इसका आगे गया, फिर ये। तो मतलब ये स्ट्रेन ऑफ माइल्ड स्टील, ये स्ट्रेन ऑफ कास्ट आयरन, ये स्ट्रेन ऑफ एल्यूमिनियम। तो किसका ज़्यादा है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा, फिर कास्ट आयरन का, फिर माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो डायग्राम से हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं शियर मॉडुलस, ठीक है। जी जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर जी, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग, या फिर और शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ये भी किस कर्व, ये भी किस डायग्राम में, अगर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में, मतलब इट इज यूज्ड टू फाइंड द कौन सा स्ट्रेन, ये शियर स्ट्रेन थ्योरेटिकली फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर शियर एंगल, यूज टू फाइंड शियर एंगल एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है, यूज टू फाइंड थ्योरेटिकली फाइंड करने के लिए आपको यूज किया जाता है। थ्योरेटिकली कैसे फाइंड करोगे, हुक्स लॉ फॉलो करेगा, हुक्स लॉ कैसे फॉलो करेगा, यहाँ पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली, अब स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस, दिस इज योर शियर स्ट्रेस टाउ, ऐसे डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू द जी गामा, तो जी इज इक्वल टू टाउ बाय आपका गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी रहेगा आपका टाउ, और इधर टाउ रहेगा, इधर स्ट्रेन रहेगा, ऐसा कर्व बनता है, फिर यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर ये जो है आपका टाउ और ये स्ट्रेन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो बल्क मॉडुलस में अपने को देख लेना है कि, तो देख लेते हैं यहाँ पे आगे बल्क मॉडुलस, इसको हम लोग बोलते हैं के। तो देखो बल्क मॉडुलस जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल है। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थ्योरेटिकली, बट अंडर द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन का मतलब ये है कि आपका सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, मतलब तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहेगी और किसी एक पॉइंट पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यूज्ड टू फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थ्योरेटिकली अंडर द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन, अंडर द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं उसके बारे में।
अगर कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, ठीक, एक्स वाई और ये जेड डायरेक्शन, ठीक। यहाँ से अगर स्ट्रेस है सिग्मा, ये जो है आपका सिग्मा और इस तरीके से यहाँ पे सिग्मा, ठीक है। तो ये तीनों जो है लाइक स्ट्रेस और इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को कैसे आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज द स्ट्रेस which acts at a point and in the perpendicular direction with the same stress, with the value of same stress। मतलब इसका मतलब है कि आपका लाइक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस is the stress which acts at a point perpendicular in the perpendicular direction having the value of same stress या फिर सेम स्ट्रेस या लाइक स्ट्रेस, ठीक है, या लाइक स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। इट इज़ अंडर द इलास्टिक रीजन, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। तो हुक्स लॉ को फॉलो करने के लिए इलास्टिक के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो इट फॉलोज द हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हुक्स लॉ में भी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू द, अब देखो कांस्टेंट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बल्क मॉडुलस ईवी। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू बाय ईवी। दिस इज योर, मतलब ये क्या है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका बल्क मॉडुलस यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। अगर फॉर ए गिवन स्ट्रेस, अगर किसी गिवन स्ट्रेस सिग्मा की बात करूं तो गिवन स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, ये के इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज 1/k। मतलब कि अगर आपका के जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और उतना ही चेंज इन वॉल्यूम जो है, मतलब आपका डेल भी जो है वो कम रहेगा। दैट मीन्स कि चेंज इन वॉल्यूम, मतलब इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका बल्क मॉडुलस रहेगा, इस मटेरियल का अगर ज़्यादा बल्क मॉडुलस रहेगा उतना ये चेंज इन वॉल्यूम कम होगा। मतलब कि ऐसा, ये जो इसके ऊपर से अगर प्रेशर लग रहा है तो उससे ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो स्ट्रेस के कारण क्या होगा, वो कम से कम होगा, मतलब ये भी स्टिफ होगा। हर चीज़ जो है आपका इलास्टिक कांस्टेंट जो है स्टिफनेस ही शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग बॉडी के लिए, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बल्क मॉडुलस को कर सकते हैं, मतलब के जितना ज़्यादा उतना कम उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और उतना कम उसका चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये बल्क मॉडुलस के बारे में था। चलो पॉइजन्स रेशियो देख लेते हैं। ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट से हम लोग पूरा अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। क्या है पॉइजन्स रेशियो? पॉइजन्स रेशियो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, या फिर कहीं कहीं और 1/m बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 1/m भी इसको लिखा रहता है किसी बुक में, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो जो है ये लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ये रेशियो है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। हर मटेरियल को हम लोग अलग अलग तो डिफाइन नहीं करते, लेटरल स्ट्रेन को किसी एक ही रेशियो में शो करने के लिए हम लोग पॉइजन्स रेशियो का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मतलब म्यू जो है, म्यू और 1/m इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेटरल
स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। बट हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं इसलिए मॉड में लिखते हैं, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन का नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वो अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। कौन कौन सा? ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट इन नेचर है, मतलब लेटरल स्ट्रेन, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल इज अपोजिट इन नेचर, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मान लो ये बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ से वही लोड P लगा रहे हैं, चलो एक यूनी एक्सियल लोड P लगा हुआ है, ठीक है। इस साइड पे भी मान के चलो यहाँ पे P लगा है, ठीक। इसको इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका है और यहाँ पे लोड P है और यहाँ पे भी आपका ये है, तो यूनी एक्सियल लोड है एक ही डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ कि ये इलोंगेट हुआ इस तरीके से, ये मान लेता हूँ आपका शुरू वाला जो है आपका D0 है और जो बाद वाला आया वो D1 है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल। और ये जो है आपका L0 है जो कि, और फाइनल वाला जो है आपका LF है, फाइनल लेंथ, ठीक। तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, अब देखो यहाँ पे आपका अगर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन उधर, इधर x और इधर z, ठीक है। तो क्लियरली है कि अगर इधर लोड लग रहा है, इस साइड लोड लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो एक ही डायरेक्शन में यूनी एक्सियल स्ट्रेस होगा। तो दैट मीन्स कि सिग्मा x यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 बट सिग्मा y इक्वल टू सिग्मा z इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि y और z डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके कारण लग तो रहा है, तो इससे क्या है कि स्ट्रेन जो है लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेन डेवलप तो हो रहा है, बट लेटरल स्ट्रेन भी दोनों डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, मतलब y और z डायरेक्शन में भी स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो स्ट्रेन है x, y और z जो है नॉट इक्वल टू द 0, ठीक है। मतलब स्ट्रेन इज नॉट, ज़रूरी नहीं है कि दोनों सब सेम हो, मतलब ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो डायमेट्रिकली चेंज हो रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन में, प्लस क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ दो लेटरल स्ट्रेन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ से LF मतलब डेल L बाय आपका L0, और लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका लेटरल स्ट्रेन डेल L क्या है, डेल L इक्वल टू आपका है LF माइनस L0, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये देखो डायमीटर वाला, तो फाइनल डायमीटर कितना है हमारा D0 है, ठीक है। तो डेल D बाय आपका शुरू में D0 था, तो डेल D का क्या है आपका D0 माइनस D1, जो कि क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा, दैट इसलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल स्ट्रेन क्या है ये डेल D बाय, तो इसलिए माइनस डेल D बाय D0 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल, क्योंकि ये निगेटिव आया दैट मीन्स यहाँ पे निगेटिव, तो ये हो गया आपका डेल L बाय L0, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइजन्स रेशियो म्यू को लिखते हैं, ये आपका पॉइजन, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये हो रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि इसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव लेके चलें, इसलिए इसको मॉड लगा देते हैं। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट, तो कुछ रिलेशनशिप इसका आता है।
रिलेशनशिप बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहला रिलेशनशिप में E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये है आपका पहला। उसके बाद E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये दूसरा। ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू और 9kg प्लस 3K प्लस G। ठीक है, ये तीसरा। ये 3 रिलेशनशिप है जिसको आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। ठीक है, अब जो होता है कि ये चीज़, एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 नहीं होती है, याद रखना है। तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। तो कंडीशन में अगर मैं देख लूँ यहाँ से, ये तो पहला इक्वेशन हो गया आपका, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 रिलेशनशिप है, इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गेट में ये या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से देखो, फॉर वैल्यू ऑफ एवरी इलास्टिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो ये है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, तो अगर इसको पॉजिटिव रहना है तो दैट मीन्स 1 माइनस 2 म्यू को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है, अगर म्यू की वैल्यू कम आ गई या फिर जो भी है जिसके कारण ये निगेटिव आ गया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि एवरी इलास्टिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस, इस इक्वेशन से 1 माइनस 2 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 म्यू, फिर इससे क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज लेस देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये याद रखना है। म्यू जो है आपका पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू जो है 0.5 होती है। ठीक है, तो 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, दैट मीन्स म्यू इज इतना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू द आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि 0 लेस देन इक्वल टू द म्यू लेस देन इक्वल टू द हाफ। तो ये आपका, इससे ये कंडीशन है म्यू के लिए। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो आपकी हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकती फॉर एनी इंजीनियरिंग मटेरियल। ये किसके लिए, फॉर एनी इंजीनियरिंग मटेरियल, किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए ये लागू है कि पॉइजन्स रेशियो आपका हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब इनके बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है डिफाइंड। ठीक है, अगर पॉइजन्स रेशियो हाफ रहेगा तो बॉडी जो है वो नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे K जो है वो आपकी इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो कि इफ़ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू 0.5। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में आ चुका है, पब्लिक सेक्टर से लेके आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट तक में। ठीक है, इफ़ द, मतलब यहाँ पे ये है कि पॉइजन्स रेशियो इज 0.5, मतलब हाफ, अगर मैक्सिमम वैल्यू रहेगी तब, देन द बॉडी इज इनकम्प्रेसिबल, देन द बॉडी इज इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब है कि अगर 0.5 रहेगा तो अगर फिर वो बॉडी क्या कहलाएगी, इनकम्प्रेसिबल, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज, चेंज इन वॉल्यूम जो है यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स कि नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब ये है कि आपका कुछ मटेरियल के लिए बात कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू होती है पॉइजन्स रेशियो की। ठीक है, अब उसमें मटेरियल्स क्या क्या हैं, मटेरियल्स में जैसे 0, जैसे मटेरियल्स में यहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिखा देता हूँ कुछ मटेरियल के बारे में, मटेरियल और उसके पॉइजन्स रेशियो के बारे में। ठीक है, तो मटेरियल का क्या है कि हमारे पास मटेरियल्स हैं, देख लो क्या होते हैं, ये मटेरियल हैं
कुछ मटेरियल्स हैं जो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसके कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में, ठीक है, उसका क्या पॉइजन्स रेशियो आता है। तो यहाँ पे आपका हो गया पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कॉर्क के बारे में, ठीक है। तो कॉर्क जो होता है उसकी पॉइजन्स रेशियो कितनी होती है, वो 0 होती है। तो ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कॉर्क। तो कॉर्क का होता है 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट की, कॉन्क्रीट जो ये भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, कॉन्क्रीट सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज़ होता है यहाँ पे। तो कॉन्क्रीट की बात करेंगे तो वो 0.12 0.2 होता है, ठीक है। तो 0.12 यहाँ पे 0.2 होता है। उसके बाद बात करेंगे किसी मेटल का, मेटल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.252 आपका 5 तक, लगभग आपका 0.5 तक हो सकता है मेटल में। इसमें कई मेटल हो सकते हैं, एल्यूमिनियम भी हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो 0.252 आपका हाफ तक हो सकता है, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 0.33, ठीक है, 0.33 एल्यूमिनियम का हो जाएगा। और स्टील्स का 0.2723, तो एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम इज 0.33। उसके बाद अगर और कुछ मेटल्स का देख लें तो स्टील्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील्स काफ़ी यूज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.272 आपका 0.3 तक लगभग आपका स्टील्स के बारे में होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रबर, जो है आपका 0.5 रबर आपका ये क्ले हो गया, ठीक है, ये सारे का पैराफिन, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके 0.5 होते हैं। तो कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं और बाकी जो हैं आप बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। जैसे एक कास्ट आयरन भी है जिसका वैल्यू जो होता है 0.22 0.25 तक होता है, ठीक है। तो कास्ट आयरन भी लिख सकते हो, तो कहीं पे कास्ट आयरन लिख लो, वो 0.22 0.25, ठीक है। तो ये आज के बारे में बात हो गई। आज पॉइजन्स रेशियो हम लोग पढ़ लिए, सारा इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कर्व के बारे में और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अंडर द ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।